Welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today theorem 1.3 chapter 1 class 10th maths NCERT chapter है आपका रियल नंबर एंड रियल नंबर पे ये मैं आपको करवा रही हूँ ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट. तो ओल्ड बुक में ये आपको मिलेगा थ्योरम 1.3. ठीक है, तो आप न्यू बुक वाले बच्चे इस थ्योरम को मैच कर लीजिएगा. तो थ्योरम 1.3 है. अब देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं राइट लाइक √2 इज रैशनल नंबर, इसको हमें शो करना है कि √2 रैशनल है, √3 √5 √15. ठीक है, बाकी भी हम आगे डिस्कस करते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्लास 10th मैथ्स बोर्ड में. तो इसके लिए चलिए अब पहले समझ लेते हैं ये थ्योरम आपकी क्या कहती है. ठीक है, ये एग्जाम में इसका कोई प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाता, बस आपको ये स्टेटमेंट थ्योरम का याद होना चाहिए जिसका यूज स्टूडेंट हम इस इरेशनल यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे. ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं. थ्योरम है लेट पी बी अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो थ्योरम 1.3 है हमारी. ये इस तरीके से लिख लेते हैं. थ्योरम 1.3 है. देखिए थ्योरम क्या कहती है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए. ठीक है, वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर. लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी कोई प्राइम नंबर है, अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को देन पी डिवाइड करेगा ए को भी पी डिवाइड करेगा स्टूडेंट. ठीक है, तो लेट हम कोई ए नंबर ले लेते हैं. ए क्या है हमारे पास है पॉजिटिव. अभी मैं इसको आपको एग्जांपल की हेल्प से भी समझाऊंगी. ठीक है, तो लेट ए हमारे पास कोई भी क्या है पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट. ए इज एनी पॉजिटिव नंबर. ठीक है, अब अगर ए के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास हैं P1 P2 ठीक है P3 एंड ऐसे करके यानी कि n तक कितने भी हो सकते हैं, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है. ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक प्राइम फैक्टर P होगा स्टूडेंट. ठीक है, कोई भी एक प्राइम फैक्टर या तो वो P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है. कोई भी एक प्राइम फैक्टर अगर P इस A को डिवाइड करता है स्टूडेंट. ठीक है, A के प्राइम फैक्टर ये हैं तो A स्क्वायर के क्या हो जाएंगे, A स्क्वायर के हो जाएंगे हमारे P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर एंड Pn का स्क्वायर. ठीक है, और आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं P1 P2 यानी कि अलग अलग Pn यहां तक हो गया और फिर दूसरे, और आप इस तरीके से भी P यानी कि ए स्क्वायर के फैक्टर्स आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट. ओके, तो ये ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे. अगर ए के प्राइम फैक्टर हम P1 P2 P3 Pn ऐसे ले सकते हैं, ये प्राइम फैक्टर है. और आपको कंडीशन ये भी दे रहा है स्टूडेंट कि जरूरी नहीं है कि P1 P2 अलग अलग नंबर हो, ये सेम नंबर भी हो सकते हैं. यानी कि जब आप किसी भी नंबर के लेट आपने 25 के प्राइम फैक्टर्स बनाए तो आप 5 into 5 लेते हैं स्टूडेंट. राइट, 5 into 5 into 1 यानी कि चलिए 1 को तो हम प्राइम में इंक्लूड नहीं करते, तो 5 into 5 आप अगर लेते हैं तो देखिए ये P1 P2 अगर है. ठीक है, तो ये यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि दोनों फैक्टर हमारे यहाँ पर सेम है. तो ये हो सकता है कि जब आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो वो हमें सेम भी मिल सकते हैं. तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि ए अगर P1 P2 Pn इसके प्राइम फैक्टर हैं वेयर P1 P2 Pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट. जरूरी नहीं है कि P1 P2 Pn ये हमारे अलग अलग हो, या आपके सेम भी हो सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है. तो बस ये वापस समझते हैं. तो ए कोई नंबर है जिसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे स्टूडेंट. अब अगर इनमें से P कोई नंबर है दैट P कोई प्राइम फैक्टर है, अब वो या तो P1 का P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, P4, कोई भी एक नंबर ऐसा है P जो इस A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P ऑब्वियस है स्टूडेंट वो A को भी डिवाइड करेगा. बस यही आपकी थ्योरम है. P इन्हीं प्राइम नंबर्स में से कोई नंबर P होगा, अगर वो इस A स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. जैसे लेट एक एग्जाम्पल नंबर की हेल्प से यहाँ पर समझ लेते हैं. लेट यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट P मैंने एक 5 ले लिया नंबर. ठीक है, P 5 ले लिया. A में यहाँ पर ले लेती हूँ 25. ठीक है,
p मैंने 5 लिया, अब 5 ठीक है, a 25, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 625, ठीक है। अगर a हमने यहाँ पर 25 एज्यूम किया है तो a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625। अब और p कौन है, देखिए इसी अगर हम इसके फैक्टर करते हैं स्टूडेंट तो ये क्या हो गया 5 इंटू 5, ठीक है। और इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो ये क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये फैक्टर है। अब अगर इनमें से p क्या है, p अगर लेट हमने ले लिया कि 5 क्या है यहाँ पर p है, ठीक है, ये 5p है, 5 क्या है p है, तो आप देख सकते हैं कि अगर 5 इस a स्क्वायर यानी कि 625 को डिवाइड करता है तो 5a यानी कि 25 को भी डिवाइड करेगा स्टूडेंट। तो बस यही हमारी थ्योरम है 1.3, ठीक है। तो यही थ्योरम, अब ये देखिए इसका एग्जाम में कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा, आपको जो स्टेटमेंट है थ्योरम का वो आपको पता होना चाहिए कि इफ लेट p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपका हो सकता है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ये ले सकते हो। इंटीजर क्या होते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स का जो सेट होता है स्टूडेंट वो इंटीजर होता है, बट a यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही हमारी थ्योरम थी। अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ विच इज 1.4 इन योर ओल्ड बुक, न्यू बुक में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन के साथ मैच कर लीजिएगा। थ्योरम है √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, √2 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर, अब हम देखते हैं इसको, आप रिविजिट ऑफ रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ये हमारा टॉपिक बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, यानी कि कुछ आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम दोबारा से इरेशनल नंबर को समझ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इरेशनल नंबर होते क्या है स्टूडेंट। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में शो डज नॉट, ठीक है, डज नॉट शो इन फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में शो नहीं कर सकते स्टूडेंट। इरेशनल नंबर क्या होता है, वी कांट शो इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, और कंडीशन क्या होती है, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि रैशनल की फॉर्म में हम इन्हें शो नहीं कर सकते, वो नंबर जो रैशनल नहीं होते। दूसरा, जब आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड करते हो, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर इरेशनल है, यानी कि जब आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे आपने ले लिया 1.3, ठीक है, सॉरी 1/3, जैसे आप पहचान कर सकते हो रैशनल नंबर की, जब आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही चीज है, ठीक है, रिकरिंग करके भी ये वर्ड आता है, तो ये एक ही चीज है। तो जब आप किसी भी फ्रैक्शन नंबर का या रैशनल नंबर का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर यानी कि एक्सपेंशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें स्टूडेंट, तो जैसे कोई भी वैल्यू अगर आपकी रिपीट हो रही है, लेट मैं ले लेती हूँ, जैसे आप डिवीजन करती हैं और आपको लेट कोसेंट कुछ इस तरीके का 1 2 3 5 6 7 8 9 1, यानी कि इस तरीके से डॉट 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 डॉट, मतलब आगे भी अभी आपका ये प्रोसेस जारी रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना तो आपका एक्सपेंशन एंड होगा, या तो ना तो टर्मिनेट मतलब ना तो एक्सपेंशन एंड होगा, ना डिजिट आपकी क्या होंगी, आपको रिपीट होती दिखेंगी, यानी कि ना तो एंड होगा, नॉन टर्मिनेट यानी कि एंड भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, डिजिट रिपीट भी नहीं होगा, जैसे 0.3333, देखिए टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड तो ये भी नहीं हो रहा है, बट ये क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है, डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये आपके रैशनल फॉर्म में आ जाते हैं, रैशनल नंबर आ जाते हैं, आप इनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। बट
जो इस तरीके की फॉर्म है, ना तो एंड हो रही है ना ही, और दूसरा क्या हो रहा है, नंबर यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये हम हो जाता है नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस वाले नंबर जो होता है उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर की पहचान होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें दे रहा है कि √2 इज इरेशनल। अब हमसे बोल रहा है तो कुछ नंबर अगर हम यहाँ पर लिख लें स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख लिया, अगर √2 मैंने लिख लिया, ठीक है, √2 लिख लें, √3 लिख लें, √4 लिख लूं, √5 लिख लूं, है ना, एंड √15 लिख लूं, ऐसे बहुत सारे। तो क्या सभी रूट के अंदर के, तो आप सबसे पहले, क्योंकि जब आप देखते हैं नंबर में तो जनरली आपको इसी तरीके के नंबर रूट के अंदर मिलते हैं जिनको हमें इरेशनल शो करना होता है। तो अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सभी नंबर जो रूट के अंदर हैं या क्या वो सभी इरेशनल होते हैं, क्या जो नंबर रूट के अंदर है क्या वो सभी नंबर इरेशनल होते हैं। तो देखते हैं। अब हमने देखिए √4 हम यहाँ से ले लेते हैं। तो √4 क्या है हमारा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2। √4 का आप क्या नंबर लेते हैं, आपका रूट क्या आ जाता है, 4 का 2 आ जाता है। 2 तो क्या है, एक रैशनल नंबर है, आप इसको P/Q की फॉर्म में आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात कंफर्म है स्टूडेंट कि ऐसा नहीं है कि हर रूट के अंदर आने वाला पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, तो यहाँ से अच्छा एक रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ जाता है, तो एक रिजल्ट ये निकल के आ जाता है कि जब रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, जब रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, आप जब उसका रूट सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर आने के यहाँ पर चांस होता है। नंबर 2 तरीके के नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो पहला तो आपको यहाँ पर इंटीजर मिल सकता है, इंटीजर, इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इंटीजर को रैशनल नंबर, और दूसरा आपको एक तो इंटीजर नंबर मिलता है जब आप रूट के अंदर का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, अगर आप उसका अंडर रूट फाइंड करते हैं, या तो आपको इंटीजर मिलता है जैसे आपको ये मिला था, या तो इंटीजर मिलेगा, और दूसरे चांस क्या होते हैं, इंटीजर है इनको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं, और दूसरे चांस क्या होते हैं, इरेशनल नंबर मिलने के। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो रूट जब आप सॉल्व करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्टूडेंट, या तो आपको इंटीजर नंबर मिलता है या आपको इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब कई बार आपके टीचर्स ने या आपने सुनी होगी चीज कि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड जरूर कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि क्या जब हम कभी भी किसी प्राइम नंबर का, जब हम कभी भी किसी प्राइम नंबर का अंडर रूट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे 2, मैं आपको हर एक वीडियो में रिपीट करवा रही हूँ ताकि जिन बच्चों ने 9th में बहुत डिटेल में नहीं समझा है उनको 10th में यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए नंबर सिस्टम को समझने में। ठीक है, तो प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2 है। प्राइम नंबर की पहचान क्या है स्टूडेंट, जब आप इसको फैक्टोराइज करते हैं तो आपके पास एक तो इसका फैक्टर 1 आता है और दूसरा क्या आता है, नंबर इटसेल्फ आता है। जो भी प्राइम नंबर आप लेंगे उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो यही हमारे प्राइम नंबर की पहचान है। किसी भी नंबर के जब 2 ही फैक्टर आते हैं, एक तो A1 फैक्टर कौन सा हो जाएगा 1, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में आती हैं स्टूडेंट, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, और जो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 के जब आपने फैक्टर बनाए तो 4 के आपको 3 फैक्टर मिलते हैं, 1 मिलेगा, दूसरा 2 मिलेगा, और तीसरा फैक्टर 4 खुद होता है। ठीक है, तो 1 और 4 यानी कि 1 और 4 के अलावा यहाँ पर कौन आ गया, 2 भी आ गया स्टूडेंट। एक तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए और दूसरा एक मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो गए, आप ये कह सकते हो। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाता है, ये होता है हमारे कंपोजिट नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या होता है हमारा प्राइम नंबर स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो दूसरा पॉइंट हम आ जाता है, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर का जब अंडर रूट के अंदर किसी भी प्राइम नंबर का रूट फाइंड करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो ये बात आपने अपने टीचर से भी सुनी होगी। तो ये बात 100% ट्रू होती है स्टूडेंट। ठीक है, जब आप किसी भी प्राइम नंबर का, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, ठीक है, तो जब आप किसी भी प्राइम नंबर का
अंडर रूट फाइंड करती हैं तो वो हमेशा आपको एक इरेशनल नंबर मिलता है। ये हमेशा 100% ट्रू बात है, ठीक है। तो ये भी आप अपने ये पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब इसके बाद आप लेकिन देखिए, जब मैंने देखा भाई क्या प्राइम नंबर का ही अंडर रूट आपको इरेशनल मिलता है, क्या प्राइम नंबर का अंडर रूट ही आपको इरेशनल मिलता है, तो इसका आंसर है कि जरूरी नहीं है हमेशा प्राइम का हो। जब आप रूट 15 करेंगे स्टूडेंट, तो रूट 15 का जो आपको अंडर रूट मिलेगा वो भी आपको क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। जबकि 15 क्या है, 15 तो आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो रूट 15 का अंडर रूट भी आपको एक इरेशनल नंबर मिलता है। तो कहने का मीन्स क्या हो गया, रूट 15 यानी कि ऑड नंबर है, प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया स्टूडेंट। तो कहने का मतलब और करके इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी कंपोजिट नंबर का कंपोजिट मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो जब आप किसी भी कंपोजिट नंबर का अंडर रूट फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो इसके भी 2 आंसर आते हैं। या तो आपको इरेशनल की फॉर्म में आंसर मिलेगा, दूसरा या फिर आपको इंटीजर की फॉर्म में आंसर मिलता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी कंपोजिट नंबर का रूट फाइंड करते हैं तो वो या तो आपको इरेशनल नंबर मिलता है या आपको इंटीजर नंबर मिलता है। तो इस पॉइंट को भी आपने अपनी नोटबुक में पॉइंट करना है, नोट डाउन कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारा रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम बहुत अच्छे से इसको अब हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या रूट 2 हम एक इरेशनल नंबर है। तो अब इस तरीके देखिए, अब हमारा जो थ्योरम है वो 1.4 हमें शो करनी है कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से अगर समझ जाएंगे स्टूडेंट, बाकी आप वैसे ही आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो रूट 3, रूट 5 या कोई भी अदर और जो पॉजिटिव ऑपरेटर के साथ जो यहाँ पर क्वेश्चन है तो उस पर भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट। तो अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का हमेशा हम यूज करते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम किसी भी अपनी किसी ली हुई बात को हम सही बोलेंगे, पहले हम उस बात को सही बोलेंगे और धीरे धीरे हम आफ्टर प्रोसेस क्या करेंगे, अपने उस बात को हम गलत साबित कर देते हैं स्टूडेंट। सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए, कॉन्ट्राडिक्ट कर लेंगे। पहले हम जिस स्टेटमेंट को सही बोलेंगे, प्रोसेस करते करते उसको वो लास्ट में गलत निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यही हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर होता है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का ही यूज करते हैं। अब देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब रूट 2 को कह रहा है कि इरेशनल है, ठीक है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन में हमें क्या लेना होगा कि नहीं, रूट 2 इरेशनल नहीं है, रूट 2 रैशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पर, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट कर लिया कि रूट 2 क्या है, हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि रूट 2 हमारा यानी कि P/Q की फॉर्म में होगा, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये कंडीशन होगी, रैशनल नंबर यानी कि P/Q की फॉर्म में इसको शो किया जा सकता है और जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं ला सकते। तो इसलिए रूट 2 अगर हमने लेट किया कि भाई हमने अपना एक स्टेटमेंट ले लिया, इसको अभी हम सही मान रहे हो, देखिएगा साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर, तो इसका मतलब रूट 2 हमारा P/Q की फॉर्म में शो किया जा सकता है, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और दूसरी बात क्या है कि जो P और Q है स्टूडेंट, वो क्या है हमारे, एंड इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेती हूँ, एंड P, Q आर इंटीजर, ठीक है, आर इंटीजर। ये क्या है, दोनों इंटीजर है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आगे देखिए, यानी कि अब
एक चीज अब देखिए, पी एंड क्यू आर क्या हो गए, इंटीजर। अब पहला ये स्टेटमेंट आपका आएगा इस तरीके के सभी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हो जाएगी, अब हम लेट करते हैं स्टूडेंट, लेट पी एंड क्यू हैव सम, हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट पी एंड क्यू हैव सम कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी कि पी एंड क्यू इंटीजर है, और जब हम इनको फैक्टराइज करेंगे तो पी और क्यू में कुछ कॉमन फैक्टर आएगा, जिसको डिलीट करने के बाद यानी कि जब हम उन्हें कट करेंगे, अभी मैं इसे समझाने वाली हूं, लेट पी एंड क्यू हैव सम कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो बाय कैंसिलिंग देम, सो बाय, ये मैं इसलिए लिखा आ रही हूं बच्चों कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटीजर से कोप्राइम में कैसे आ गए हम, ठीक है। सो बाय कैंसिलिंग देम वी विल गेट, cancelling them we will get a upon b, ठीक है, we will get a upon b। जैसे अब एग्जाम्पल पे यहाँ पर समझ लेते हैं इस बात को, क्या ये स्टेटमेंट है, तो हम लेट कर लेते हैं p हमारे पास है 15 एंड q को हम लेट कर लेते हैं 25 स्टूडेंट, ठीक है। p एंड q की अभी हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं p एंड q से a अपॉन b कैसे आ गया, P है 15, Q है 25, इनके अंदर हमने लिखा है लेट P एंड Q हैव सब कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इनके कुछ कॉमन फैक्टर है, जब हम P अपॉन Q करते हैं, लेट 15 क्या हो गया हमारा यहाँ पर, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 फैक्टराइजेशन करेंगे, देन 15 इंटू 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए 5 और 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है, ये हमने बोला है कि लेट P एंड Q हैव सम कॉमन फैक्टर, सो बाय कैंसिलिंग देम, अगर हम इनको कैंसिल कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाता है, A अपॉन बी, यानी कि A अपॉन बी टाइप, यानी कि A अपॉन बी कौन हो गया यहाँ पर, 3 अपॉन 5, A अपॉन बी क्या हो गया, 3 अपॉन 5। अब 3 अपॉन 5 को वापस के देखिए, इनमें कॉमन फैक्टर कौन होगा, ओनली 1, ओनली 1। तो क्या हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिनमें केवल कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 होता है, उनको हम क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं। P एंड Q यानी कि इंटीजर हम चले थे लेते हुए, हमने इंटीजर इनको एज्यूम किया था, हमने ऐसे फैक्टर हमने यहाँ पर लिया था कि इनमें कॉमन फैक्टर है, जब उन कॉमन फैक्टर को हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं तो हमें A अपॉन बी हमारे पास रह जाता है। अब इस केस में वो A अपॉन बी कौन है, 3 अपॉन 5 है स्टूडेंट। तो 3 अपॉन 5 क्या हो गए, ऐसे नंबर हो गए जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है। देखिए इससे ज्यादा सॉल्व ये नहीं हो पाएगा, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ज्यादा, इसलिए A अपॉन बी क्या है यहाँ पर, कोप्राइम नंबर, ठीक है। तो P अपॉन Q यानी कि इंटीजर से चले और A अपॉन बी कोप्राइम नंबर हमें मिल गए, जो हमने अपने स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वी विल गेट A अपॉन बी वेयर A एंड B आर कोप्राइम, यस, वेयर A एंड B आर कोप्राइम नंबर। आपको आई होप समझ आया होगा कि ये कोप्राइम नंबर तक हम कैसे पहुंचे, 3 एंड 5। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनके पास केवल कॉमन फैक्टर कौन होता है, 1 होता है। देखिए 3 एंड 5, 3 के जब आप फैक्टर करेंगे आपको मिलेगा ये 1 इंटू 3, 5 के करेंगे तो 1 इंटू 5, कॉमन फैक्टर ओनली 1। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, कोप्राइम नंबर। तो वेयर A एंड B क्या है, आर कोप्राइम नंबर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां तक हमारा डन। अब A और B कोप्राइम आ गए। नाउ अब देखिए, तो √2, अब हमारा √2 किसके इक्वल है, A अपॉन B के इक्वल है स्टूडेंट। √2 किसके इक्वल है, A अपॉन B, जहां A एंड B दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है, यानी कि इनका, ठीक है। तो हम लेते हुए चल रहे हैं कि कोप्राइम मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि A अपॉन बी का केवल एक कॉमन फैक्टर है, वो कौन है, 1 है स्टूडेंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि A और B का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, जो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसमें हम वापस से लिख लेते हैं, वेयर A एंड B आर कोप्राइम नंबर, ठीक है। कोप्राइम है एंड हैव नो कॉमन नंबर अदर देन 1, ठीक है। कोप्राइम नंबर है, इसका मतलब इनका
1 के अलावा और कोई भी कॉमन नंबर फैक्टर नहीं आएगा स्टूडेंट। 1 के अलावा इसका मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √2b इज इक्वल टू a, ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं। √2b इक्वल टू a, नंबर हमेशा वेरिएबल से पहले लिख लिया जाता है, तो हमने यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, √2b हो गई स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई ये ध्यान रखिए, जो स्टेप यहाँ फॉलो हो रहे हैं वही स्टेप √3, √5 और अदर केसेस के लिए भी आपके फॉलो होंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी विल गेट क्या, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही मिल जाएगा स्टूडेंट। अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस बात को ये बोलूँ कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, अगर मैं इस बात को बोलूं कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, ये इम्प्लाइज करता है ना ये बात को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 2 क्या कर रहा है, हमें शो हो रहा है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट। तो जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, आपकी ये वाली थ्योरम पढ़ी थी कि अगर p डिवाइड a स्क्वायर को करता है तो p डिवाइड किसको करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो उसी थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या कहेंगे कि अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर को करता है तो 2 डिवाइड किसको करेगा, a को भी करेगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, तो बाय थ्योरम विच थ्योरम 1.3, ठीक है, 1.3 2 डिवाइड्स a, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये हमारा हो गया, अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, a को। कौन सी थ्योरम 1.3 से हमने ये यहाँ तक लिख लिया। तो इसको मैं, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक निकल के आ जाता है। इस वाली इक्वेशन को हम 1 इक्वेशन दे देते हैं, जो हमने ये लिया स्टूडेंट, ये हमारी इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ तक समझ आया होगा ये। अब देखिए दूसरी बात क्या हो जाएगी, यानी कि 2 डिवाइड्स a करता है, तो जब 2 डिवाइड a करता है तो हमें कुछ तो आंसर मिलेगा, तो हम लेट कर ले रहे हैं कि वो आंसर हमारा क्या होता है, c हो जाएगा, ठीक है। जब a डिवाइड 2 करेगा तो हम लेट कर रहे हैं कि वो आंसर c हो जाएगा। तो यहां से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा कि a इक्वल्स टू 2c, a की वैल्यू क्या हो गई, 2c, a 2c हो गया, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c का स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। यहीं से इम्प्लाइज हो रहा है, अगर a 2c आ गया तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। और अब इस a स्क्वायर की वैल्यू में रख रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया 4c स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल, देन यू विल गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। क्या मिल गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। और यहां से भी क्या इम्प्लाइज होता है, b स्क्वायर अपॉन 2 हमें मिल रहा है c स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर a स्क्वायर बाय 2 ले आए थे, वैसे अब हम फिर क्या ले आए, b स्क्वायर बाय 2 ले आए, यानी कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से फिर क्या हो गया स्टूडेंट कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यस, तो यहाँ हम लिख लेंगे नाउ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो फिर से थ्योरम पे आ जाएंगे, जैसे 2 डिवाइड a स्क्वायर किया था और हमने लिखा था कि 2 डिवाइड्स a को भी करेगा, वैसे ही जब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स b भी करेगा, डेट मीन्स 2 डिवाइड्स b। तो ये हमें दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर मिल गया है स्टूडेंट, ठीक है, ये भी हमें मिल गया है यहाँ पर। तो यानी कि पहले हमने देखा 2 डिवाइड्स a, फिर हमने देखा 2 डिवाइड्स b। तो अब लेकिन हमने देखिए अब यानी कि a और b का एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2 भी मिल गया हमें, ठीक है ना। a और b दोनों के लिए जो a और b हमने कोप्राइम एज्यूम किए थे, कोप्राइम हमने तो एज्यूम किए थे, हमने बोला था कि ये कोप्राइम है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा, हमने तो यही बात बोली थी। लेकिन स्टेट आगे चलते चलते हमने क्या देखा कि भाई a और b इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी निकल के आ रहा है। अगर 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है a को भी और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 क्या हो रहा है, इनका
दोनों का कॉमन फैक्टर 2 हो रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा स्टेटमेंट जो को प्राइम नंबर को लेके था वो हमारा कहीं ना कहीं फॉल्स जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 डिवाइड्स बी हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं कि 2 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, तो ये इंप्लाइज करेगा कि ए एंड बी हैव एट लीस्ट 1 कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर 2, यानी कि ए और बी दोनों के पास एटलीस्ट 2 एक कॉमन फैक्टर और निकल के आ गया है, जो क्या है हमारा 2 है स्टूडेंट। ठीक है, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट contradict the fact that A and B are co-prime. A and B are co-prime. ठीक है, अगर co-prime नहीं है तो और लास्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, यानी कि हमने ये रॉन्ग साबित कर दिया कि ए और बी को प्राइम नंबर है। ठीक है, हमने ये बता दिया कि हम जो मानते हुए चल रहे थे को प्राइम वो चीज गलत है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption that root 2 is रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, यानी कि ये जो हमने रॉन्ग अराइज कर लिया था स्टार्टिंग से कि रूट 2 इरेशनल है, वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि हम ये गलत यानी कि हमने कॉन्ट्राडिक्ट अराइज किया था दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट root 2 is irrational, right? root 2 is irrational। तो बस आपको यहाँ तक इतना क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको बढ़िया से क्वेश्चन को समझना है एंड देन उसके बाद इस स्टेटमेंट के साथ आपको अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है स्टूडेंट। ठीक है, बस आप अगर ये एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाते हैं, सेम उसी पैटर्न में आपको रूट 3, रूट 5 यानी कि जो आपकी देखिए जैसे ये आ गया यहाँ पर प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, बस सेम इसी वे में आपको अपने बाकी भी आप रूट वाले जो हमारे नंबर्स हैं प्राइम, आप उनके लिए भी अपना सेम स्टेटमेंट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं फटाफट से 2 मिनट के अंदर कि क्वेश्चन क्या था। तो हमेशा जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं स्टूडेंट, एक तो आपको थ्योरम 1.3 आपको अच्छे से स्टेटमेंट लर्न रहना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करने वाले हैं, जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट को राइट लेते हुए उसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया रूट 2 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने लिया कि हमें इरेशनल लाना था, तो हमने कॉन्ट्राडिक्ट ले लिया कि रूट 2 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो इसका मतलब इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी और क्यू क्या है, इंटीजर है स्टूडेंट। अब जब हमने ऐसे इंटीजर लिए हैं, अगर पी क्यू ऐसे इंटीजर हो जाए कि जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर हो, तो आफ्टर कैंसिलिंग अगर हम उन फैक्टर्स को जैसे एग्जाम्पल में आपने देख लिया था, ठीक है, अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो बचे हुए जो ए और बी आपके पास आंसर फॉर्म आती है, यानी कि जो बचा हुआ ये जो नंबर आएगा वो ए अपॉन बी यानी कि को प्राइम नंबर हो जाता है। को प्राइम मतलब अब आप इसको इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉमन नंबर का अगर आप कट कर देते हो कॉमन फैक्टर को, तो बचे हुए जो भी नंबर से आते हैं वो हमेशा को प्राइम ही होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जहां ए और बी को प्राइम था मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा। तो यहां तक हमने लिखा हुआ था। देन क्या हो गया, रूट 2 बी इक्वल्स टू ए,
ठीक है, हमने a यहाँ पर √2b लिखा, फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी क्योंकि हमें स्क्वायर वाली थ्योरम अप्लाई करनी थी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2, यानी कि a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। तो हमने लिखा कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 डिवाइड a को भी करेगा, क्योंकि हमारे पास ये थ्योरम 1.3 है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जब a 2 डिवाइड a को करेगा तो कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर होगा, लेट वो हमारा c है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ शो करना होता है, नंबर तो हम यहाँ पर लेते नहीं है। ठीक है, तो हम वेरिएबल के साथ चल रहे हैं तो वो भी हमने c लिया। इसका मतलब a क्या हो गया, यहाँ से 2c हो गया, a 2c हो गया। अगेन हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हुई तो और वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, क्योंकि अब हमें b के लिए भी सेम चीज शो करनी है, तो इसलिए हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर 4c स्क्वायर हो गया। इक्वेशन 1 हमने ये एज्यूम किया था, तो यहाँ पर वैल्यू रखी एंड यू विल गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। कट कर लिया आपने, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो क्या हो गया, b स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर, यानी कि जो फैक्टर से डिवाइड होता है हमने इसको दिखाया था, वही हमें इसको भी दिखाना है। ओके, तो ये हो गया c। तो यानी कि हमने ये देख लिया कि 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम से क्या हो गया, देयर इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। बस, तो 2a को भी कर रहा है, b को भी कर रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, इनका 1 के अलावा भी फैक्टर निकल के आ जाता है जो 2 है, और यही हमने अपने स्टेटमेंट में सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस √2 का यही आपका स्टेटमेंट है स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही समझते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।